Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Sociology, Chapter 3, Understanding Social Institutions, Part 3. तो इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे हमारे फैमिली, किनशिप, रिलेशनशिप उनको लेकर के थे. आज हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट क्या चीज है. तो ए स्टेट एग्जिस्ट वेयर देयर इज ए पॉलिटिकल एपरेटस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक ए पार्लियामेंट और कांग्रेस प्लस सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स रूलिंग ओवर ए गिवन टेरिटरी. तो यहां पर ये कहता है कि भाई स्टेट क्या चीज है. तो स्टेट दैट इज द पॉलिटिकल एपरेटस. एक सिंपल बोले अपन इसको लैंग्वेज के अंदर कि भाई राजनीतिक तंत्र है. और उस पॉलिटिकल एपरेटस के अंदर क्या है कि जो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट के अंदर क्या है, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पार्लियामेंट है, कांग्रेस है एंड प्लस सिविल सर्विसेज. तो प्लस सिविल सर्विसेज का मतलब अपन यहां पे क्या लेंगे कि सिविल सर्विसेज का मतलब है आपका ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का मतलब जितने भी आपके इंडिया के हिसाब से अपन चले तो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, ये आपके किसके अंदर आते हैं, सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं. तो ये लोग एक गिवन टेरिटरी, जो एक फिक्स टेरिटरी है, उसके ऊपर रूल करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कांग्रेस हो या फिर सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स है. यानी एक पॉलिटिकल एपरेटस, एक ऐसा पॉलिटिकल एपरेटस जिसमें कि अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं. इंस्टीट्यूशन आपके क्या हो सकते हैं, पार्लियामेंट जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर है, और पार्लियामेंट के साथ में सिविल सर्विसेज होती है. सिविल सर्विसेज का मतलब जो मैंने पहले बताया भाई आपको कि यानी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और वो एक गिवन टेरिटरी के ऊपर एक रूल करते हैं. तो यहां पर कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, ऑथोरिटी इज बैक्ड बाय ए लीगल सिस्टम एंड बाय द कैपेसिटी टू यूज मिलिट्री फोर्स टू इंप्लीमेंट इट्स पॉलिसीज. अब गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, उसको सपोर्ट कौन करता है, लीगल सिस्टम के थ्रू उसको सपोर्ट किया जाता है. और लीगल सिस्टम के थ्रू जो सपोर्ट किया जाता है उसके पास में अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए मिलिट्री फोर्स होती है. यानी वो एक पावर के बेस के ऊपर, मिलिट्री फोर्स का मतलब क्या है यहां पर, एक पावर के बेस के ऊपर अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाता है. अब अलग अलग तरह के लोग हैं, अब इसके ऊपर सबने अपने अपने व्यूज दिए. तो सबसे पहला जो व्यूज दिया है फंक्शनलिस्ट, उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि वो देखते हैं क्या कि द स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. यानी स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री है, वो किसके इंटरेस्ट में बात करेगा, ऑल द सेक्शन सोसाइटी के जो है, जो वहां पर पॉपुलेशन रह रही है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, चाहे रिलीजन की हो, चाहे किसी भी क्रीड की हो, रेस की हो, इट डजंट मैटर, वो सबके इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा. जबकि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या देखता है, स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करता है. यानी जो सोसाइटी के ऊपर जो लोग डोमिनेट कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट की वो बात करता है, बाकी सबको एक तरह से किनारे लगा देता है. तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव केवल डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में. तो सॉवरेनिटी, अब बात आती है भाई स्टेट है, तो स्टेट किसको बोलेंगे, स्टेट की पहली चीज है कि स्टेट क्या होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए. अब सॉवरेनिटी क्या चीज है, सॉवरेनिटी के हम बारे में बात करें, सॉवरेनिटी रेफर्स टू द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ ए स्टेट ओवर ए गिवन टेरिटोरियल एरिया. यानी एक जो ऐसा टेरिटोरियल एरिया जिसमें कि कोई भी एक स्टेट एक अनडिस्प्यूटेड यानी अविवादित रूप से वहां पर क्या करता है, रूल करता है, उसको क्या बोला गया है, सॉवरेन स्टेट. यानी उसके ऊपर वो जो एरिया जिसके ऊपर रूल कर रहा है वो एरिया बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है. वहां पर जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो फ्रीली इंडिपेंडेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉवरेनिटी.
अब द सॉवरेन स्टेट वाज नॉट एट फर्स्ट वन इन विच सिटीजनशिप कैरिड विद इट राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बेटा, जो जब इसके अंदर ये कह रहा है कि जो सॉवरेन स्टेट है, शुरुआत के अंदर जो सॉवरेन स्टेट से तो राजा महाराजा भी थे, कोई दूसरे भी थे, तो उसके अंदर जो सिटीजनशिप कैरिड विद इट राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी जो आम पब्लिक थी वो आम पब्लिक को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का राइट्स प्रोवाइड नहीं था। सबसे स्टार्टिंग के अंदर जो सॉवरेन स्टेट थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो स्टेट थे, जो सॉवरेन स्टेट जिनको कोई राइट्स प्रोवाइड नहीं था, दीज वर अचीव्ड लार्जली थ्रू स्ट्रगल। अब ये जो राइट्स थे, कौन से राइट? पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आप क्या 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 आ जाते हैं? राइट टू वोट, सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो पॉलिटिकल राइट्स है, पॉलिटिकल ये राइट टू वोट है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, तो ये सारी चीजें हैं जो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग के अंदर लोगों को प्रोवाइड नहीं थी। दीज वर, अब ये जो चीजें थी इनको बहुत एक लॉन्ग स्ट्रगल के थ्रू इनको क्या किया गया, अप्लाई, ये मतलब अचीव किया गया। अब लॉन्ग स्ट्रगल एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पर क्या है जो स्टार्टिंग के अंदर लोगों को कोई राइट नहीं थे। द होल सोसाइटी एट दैट टाइम वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो वोटिंग राइट थे, एक लॉन्ग स्ट्रगल उनका चला 1789 के अंदर जब इनकी रिवॉल्यूशन हुई थी, उसके बाद में तो काफी एक लंबे उसके बाद में इसको अचीव किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये इसी टाइप के इसके एग्जाम्पल हैं। अब इन स्ट्रगल्स के बेस के ऊपर या तो पब्लिक ने क्या किया, मोनार्क है या फिर दूसरी जो पावर्स थी उनको हटा दिया और अपने हाथ में पावर को गेन कर लिया। अब बात आती है भाई हमारा इसके अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक रखते हैं हम सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप क्या चीज है भाई? सिटीजनशिप राइट्स इंक्लूड सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। यानी सिटीजनशिप के अंदर हमको 3 राइट्स इसके अंदर माने गए। सबसे पहला राइट है आपका सिविल, सेकंड पॉलिटिकल और थर्ड वन इज सोशल। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स। तो सिविल राइट्स के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व है? द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू लिव वेयर दे चूज, यानी जो पर्सन है वो कहीं पर भी अपनी इच्छा के अनुसार रह सकता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, ये भी आपका सिविल राइट्स है, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज। और साथ में आप किसी भी रिलीजन को एडॉप्ट कर सकते हैं। द राइट टू ऑन प्रॉपर्टी एंड द राइट टू इक्वल जस्टिस बिफोर द लॉ, ये सिविल राइट्स के अंदर इंक्लूड है। यानी सिविल राइट्स के अंदर क्या क्या चीजें? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू लिव, सेकेंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, और थर्ड वन इज राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी भी रह सकते हैं। एंड द राइट टू इक्वल जस्टिस बिफोर द लॉ, यानी ऑल काइंड्स ऑफ पर्संस आर इक्वल बिफोर द लॉ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अब हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करें। अब इसके अंदर क्या आते हैं? द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, यानी आप इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी पब्लिक ऑफिस के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, उस पब्लिक ऑफिस के इलेक्शन के लिए को आप कंटेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई बार नहीं, और साथ में वोट अपना कास्ट कर ही सकते हैं। और थर्ड राइट जो दिया है इसलिए वो है आपका सोशल राइट। तो सोशल राइट से पहले हम बात करें कि अधिकतर जो कंट्रीज थी गवर्नमेंट की, वह रिलेक्टेंट टू एडमिट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। अब यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को स्टार्टिंग के अंदर जब डेमोक्रेसी जब स्प्रेड होने लगी थी, तब सभी लोगों को इसके राइट्स प्रोवाइड नहीं हुए थे। फ्रांस के अंदर ही हम बात करें, जो कि एक बेस माना जाता है डेमोक्रेसी के स्प्रेड होने का फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, वहां पे भी ओनली अ फ्यू पर्सन इज हैविंग द राइट टू वोट, अदर्स पर्सन को राइट नहीं थे।
तो इन द अर्ली ईयर्स नॉट ओनली वीमेन बट ए लार्ज सेक्शन ऑफ द मेल पॉपुलेशन वाज एक्सक्लूडेड एज होल्डिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कई सारे कंट्रीज थे जहां पर कि फीमेल को भी वोटिंग राइट नहीं थे। वीमेन जो वोटिंग राइट है इसको भी नहीं। ऑल मेल्स इनको भी वोटिंग राइट नहीं थे। मेल्स के अंदर भी केवल किनको प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ऑनर थे केवल उन्हीं को ही वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, मेल पर्सन। जब अब हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी स्टार्टिंग में थी, उस समय पर फीमेल को तो वोटिंग राइट थे ही नहीं, जो मैंने आपको पहले बताया। तो थर्ड टाइप के हम राइट की बात करें तो वो कौन सा राइट आता है अब आपका? सोशल राइट्स। तो थर्ड टाइप ऑफ सिटीजनशिप आर किसके साथ में? सोशल राइट्स के साथ में। तो इसके अंदर बताता है कि दीज कंसर्न द प्रेरोगेटिव ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स टू एंजॉय ए सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। यानी इसके अंदर जो पब्लिक थी उसको कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। अब उसके अंदर जो हर एक इंडिविजुअल्स को माना गया कि भाई उसके पास में जो अपने इकोनॉमिक वेलफेयर के हिसाब से उसके बाद इतना तो थोड़ा बहुत पैसा हो कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका वो एंजॉय कर सके। अब यानी मिनिमम स्टैंडर्ड इसके अंदर क्या है कि वो अपने हेल्थ बेनिफिट ले सके। बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको मिलना चाहिए। सेटिंग ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस, यानी कम से कम उसको फिक्स लेवल ऑफ वेजेस प्रोवाइड किया जाए। नेशनलिज्म की जो नेक्स्ट है, तो नेशनलिज्म से पहले ये इसलिए कहा कि भाई द बॉर्डरिंग ऑफ सोशल और वेलफेयर राइट्स लेड टू ए वेलफेयर ऑफ स्टेट विच हैज एस्टैब्लिश्ड इन वेस्टर्न सोसाइटी सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इस वेलफेयर स्टेट्स एस्टैब्लिश होने लग गए थे। स्टेट्स ऑफ द रेस्ट वाइल सोशलिस्ट कंट्रीज हैड फार रीचिंग प्रोविजन इन दिस सेक्टर। जो दूसरे थे वहां पर अभी तक भी इनको अप्लाई नहीं किया गया था कुछ दूसरे स्टेट्स के अंदर। तो जो अधिकतर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे दिस वाज virtually non-existent all over the world. These social rights are being attacked as liabilities on the state and hindrance the economic growth. तो भाई उसको ये क्या माना गया कि ये इनको राइट्स देना जरूरी है, अगर ये हो रही है स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर लोगों को ये राइट्स प्रोवाइड नहीं है तो ये पब्लिक की ग्रोथ के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट है, तो उसको ये माना गया। अब आता है हमारा नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ सिंबल्स एंड बिलीव्स प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो नेशनलिज्म क्या है, इसको किससे शो किया गया है? सेट ऑफ सिंबल्स, जो प्रतीक थे हमारे उनके थ्रू, एंड बिलीव जो विश्वास थे। अब विश्वास चाहे धर्म को लेकर के हो चाहे किसी भी चीज को लेकर के हो, उसके रूप में इसको क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ ए सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी ये एक तरह से क्या माना जाता है? ये सारी चीजें किसी न किसी एक राजनीतिक उसके अंदर उसका पार्ट होने का एक हमें आभास कराती है, बोध कराती है। किसके थ्रू? सिंबल्स के थ्रू, बिलीफ्स के थ्रू। इसके थ्रू पता चलता है कि भाई हमारी कुछ आइडेंटिटी है, हम किसके साथ में एसोसिएट है, तो उसका इससे पता चलता है। तो दे इंक्लूड सच राइट्स। अब उसके अंदर कौन से राइट्स हैं? यहां पर अलग अलग तरह के राइट्स उनको लोगों को प्रोवाइड किए गए। तो दस इंडिविजुअल फील ए सेंस ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंग इन बीइंग ब्रिटिश, इंडियन, इंडोनेशियन और फ्रेंच। अब इसी के उसके ऊपर हमें पता चलता है जनरली भाई आप कौन? हम इंडियन हैं। अगर ब्रिटिश वाले से पूछा तो आप कौन है? कि हम ब्रिटिश हैं। तो इंडोनेशिया वाले से पूछा इंडोनेशियन है। तो एक अपनी आइडेंटिटी हमारी इसके साथ में शो होती है। तो प्रोबेबली पीपल ऑलवेज हैव फेल्ट सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी विद सोशल ग्रुप ऑफ वन फ्रॉम अनदर। तो संभवतः क्या होता है, जो लोग थे
उनकी हमेशा अपनी आइडेंटिटी रहती है अपने सोशल ग्रुप के साथ में, कहीं ना कहीं वो अटैच रहते हैं। जैसे कि किस बेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी मिलेगी, क्लैन के बेस के ऊपर, किसी जाति के, किस गोत्र के, किस फैमिली के, किस रिलीजियस कम्युनिटी के, उसके साथ में लोगों की आइडेंटिटी क्या है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती है। अब जो कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड है इज मार्क्ड बोथ बाय ए रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द ग्लोबल मार्केट। अब जो कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबल मार्केट तेजी से बढ़ता जा रहा है और इंटेंस नेशनलिस्ट फीलिंग हेड एंड कॉन्फ्लिक्ट, और इसके साथ में क्या होता जा रहा है, यानी नेशनलिस्ट फीलिंग भी बढ़ रही है और साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो नेशनलिस्ट फीलिंग और कॉन्फ्लिक्ट दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। तो सोशियोलॉजी हैज बीन इंटरेस्टेड इन द बॉर्डर स्टडी ऑफ पावर, नॉट जस्ट विद द फॉर्मल एपरेटस ऑफ गवर्नमेंट, यानी पावर किसके पास में है उसके अंदर वो स्टडी के लिए सोशियोलॉजी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो इट हैज बीन इंटरेस्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन पार्टीज, बिटवीन क्लासेज, बिटवीन कास्ट एंड बिटवीन कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रेस, लैंग्वेज एंड रिलीजन, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में होनी चाहिए, तो वहाँ पे ये बताता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में हो, अलग अलग क्लासेस के बीच में हो, अलग अलग कास्ट के बीच में हो, और जो अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, उनके बीच के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो इट इज फोकस इज नॉट जस्ट ऑन व्हाट मे बी कॉल्ड स्पेशली पॉलिटिकल एसोसिएशन सच एज स्टेट लेजिस्लेचर, टाउन काउंसिल एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो इसका जो मेन फोकस था कुल मिलाकर के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं था, बल्कि इसका है जो क्या बोलते हैं जैसे स्कूल की अपनी एसोसिएशन है, बैंक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनके ऊपर भी इसका फोकस किया गया था। अब आता है हमारा रिलीजन। तो भाई रिलीजन क्या चीज है? तो जो सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ए रिलीजियस ऑफ थियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन इन मैनी वेज। तो रिलीजन का जो थियोलॉजिकल स्टडी है वो बिल्कुल सोशल स्टडी से क्या है, अलग है, कई तरह से अलग है। तो किस तरह से अलग है? तो यहां पर कह रहा है कि वन इट कंडक्ट्स एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ हाउ रिलीजियस एक्चुअली फंक्शन इन सोसाइटी। तो ये पहली चीज ये बताता है कि जो धर्म है वो सोसाइटी के अंदर आखिर में कैसे काम करता है, उसके बारे में बताता है कि सोसाइटी से ये कैसे काम करता है, और साथ में क्या बताता है ये कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है उसके साथ में इसकी रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में ये। सेकेंडली क्या बताता है ये, कंपैरेटिव मेथड, यानी कंपेयर करता है अलग अलग सोसाइटी के लोगों को, तुलनात्मक अध्ययन करता है। और थर्ड ये कहता है कि थ्री इट इन्वेस्टिगेट रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो थर्डली ये बात क्या बताता है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, उसके पक्ष में जो संबंध है, धार्मिक विश्वास है, व्यवहार है, उनके बेस के ऊपर ये उनको चेक करता है, उनकी जांच करता है। तो द एम्पिरिकल मेथड मीन्स दैट द सोशियोलॉजी डज नॉट हैव ए जजमेंटल अप्रोच टू रिलीजियस फेनोमेना। तो यहां पर ये कहता है कि जो एम्पेरिकल मीन्स यानी हमारे जो अनुभव हैं उसके बेस के ऊपर सोशियोलॉजी का जो सोशियोलॉजिस्ट है यानी जो समाजशास्त्री हैं वो इन ये रिलीजियस इवेंट्स हैं उनको एक जजमेंटल अप्रोच के रूप में नहीं मानते। द कंपैरेटिव मेथड इज इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर कह रहा है कि कौन सा मेथड बता रहा है, कंपैरेटिव मेथड, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों है? बिकॉज इन ए सेंस इट ब्रिंग्स ऑल सोसाइटीज ऑन लेवल विद ईच अदर, यानी सोसाइटी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उन सबको वो एक फिनोमेना के अंदर लेकर के आता है और बिना किसी बायस के, प्रेजुडाइज के उनकी स्टडी करता है। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मीन्स दैट रिलीजियस लाइफ
कैन बी मेड इंटेलिजिबल। तो सोशियोलॉजिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या बताता है कि जो रिलीजियस लाइफ है वो इंटेलिजिबल बनाया जा सकता है उसको, किसके थ्रू? अगर उसको डोमेस्टिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ तीनों के अंदर उनका आपस के अंदर रिलेट कर दिया जाए तो उसको और भी ज़्यादा इंटेलिजिबल बनाया जा सकता है, यानी और भी ज़्यादा बोधगम्य बनाया जा सकता है।